अभी फर्स्ट राउंड में इतनी बात कह रहा हूं, आगे अगर समय मिलेगा तो फिर कहूंगा अपनी बात। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। मैं अनिल जैन जी आपके पास आता हूं। जो बात आनंद जी ने कही है सर्वथा उचित है। अब सारी सीमाएं तो चैनल्स पे क्रॉस हो चुकी हैं। अगर मालिक चाहें कि भाई ये हेट्रेड नहीं फैलानी है, तो मैं इसको एक नाम देना चाहूंगा, इट्स ए काइंड ऑफ ए स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड इन दिस कंट्री। और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हेट्रेड होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये चैनल्स जो है बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड के एजेंट्स हैं, सुबह से लेके शाम तक। कोई देश ऐसे कैसे चल सकता है सर? कोई मीडिया आउटलेट कैसे रोज आना सुबह शाम घृणा और नफरत की राजनीति कर सकता है और रोज शाम को आग लगाता है, कैरोसिन छिड़कता है? पूरे दिन चलता है साहब इनका एजेंडा ये। तो इनकी सहमति है ना? इनकी सहमति के बिना ये एजेंडा कैसे चलता है रोज प्रतिदिन? ये बात तो है अनिल जी। दिनेश जी, आप क्या बात कर रहे हैं? देश की किसे फिक्र है? देश की फिक्र किसी को है नहीं। और ये जो मीडिया है बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे उद्योगपति एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। मीडिया का कुछ डर दिखा के सरकारों से अपने काम निकालना या सरकारों का प्रचार करके अपने काम को सिद्ध करना, ये मीडिया में रहता है आमतौर पे। इसीलिए मीडिया खड़े किए जाते हैं। और बिरला साहब थे, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे उन्होंने मीडिया खड़ा किया। मैं आपको छोटी घटना बताता हूँ, बहुत पुरानी। तो क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, तो कई चीजें हमें बड़ी शॉकिंग लगती है। फिर महात्मा गांधी इंग्लैंड में गए, जो देश का आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, उसमें, और उनके साथ ये बिरला साहब भी थे, घनश्याम दास बिरला। और वहां पे जो मैनचेस्टर था, जहाँ पे जो कपड़ा बनता था, वहां के उन पे मजदूरों ने उनको बुलाया। और वहां जब महात्मा गांधी गए और उन्होंने, मजदूरों ने कहा, देखिए जी आपने ये जो विदेशी कपड़े का बहिष्कार, अनिल जी की आवाज धीमी है वैसे हैं? थोड़ा आवाज माइक को नजदीक ले लीजिए। मैं ये लगा लेता हूं, आवाज धीमी है आपकी मन पर। हाँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक इट इज बेटर नाउ। जी, बेहतर है पहले से। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, ये महात्मा गांधी जब गए वहां पे मैनचेस्टर में, और वहां के जो मजदूर थे, जो लेबर थी, वो उनसे मिले। लेबर ने अपना रोना रोया कि आपने जो विदेशी कपड़ों का आयात बंद करवा दिया, विदेशी वस्तुओं का, उससे तो हम भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो महात्मा गांधी ने वहां पे उनको फिर आश्वासन दे दिया, ठीक है, हम ये अपना फॉर द टाइम बिंग हम वापस ले लेंगे, अगर इतना मतलब मजदूरों को उससे नुकसान पहुंचता है। तो घनश्याम दास बिरला जी जो उनके साथ थे, उन्होंने तुरंत वहां से बॉम्बे में टेलीग्राम कर दिया कि जितनी भी कपड़े की गांठें हैं, वो सॉरी कॉटन की जो गांठें होती हैं, वो खरीद लो, क्योंकि उनके भाव अब बढ़ने वाले हैं। तो जो उद्योगपति होता है, वो उद्योगपति होता है, वो नफा नुकसान देखता है हर जगह, ठीक है, और हर अवसर का लाभ उठाता है वो। और हमारे देश में दिनेश जी, आप कुछ भी कहें, हमारा जो चरित्र है, हम मंदिर जाते हैं, क्या करते हैं हम? 90% लोग, मैं सबका नहीं कह रहा, 90% लोग हम अपने और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। हमारा जो, जिसको कहते हैं ना, जो हमारी दुनिया है, वो हमारे और हमारे परिवार तक सीमित है। बहुत ज्यादा हम आगे चले जाते हैं तो अपनी जाति के लिए मांग लेते हैं, यार हमारी जाति का भला हो जाए। और ये पुराने समय से चलता आ रहा है। आप देखिए ना, अंग्रेजों ने इसको एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने जाति के नाम से रेजिमेंटें बनाई और कह दिया भाई तुम तो मार्शल हो, और रेजिमेंट्स बना दी। और कोई वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम से तो कोई लड़ता नहीं था वहां, जो अंग्रेजों की ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तो वो क्या करते थे कि जैसे जाटों के रेजिमेंट में गए उनके आदमी, बोला भाई वो देखो राजपूत रेजिमेंट ने तो वहां पे क्या कहते हैं, इजिप्ट में और वहां पे अफ्रीका में कितना दनादन कर दिया। वो तो जाटों पे हंस रहे कि देखो जाट वहां अपने मोर्चे पे नहीं जीत पा रहे, राजपूत जीत गए, फिर जाटों में और जोश आ जाए। तो इस तरह से एक दूसरे के जो जातीय स्वाभिमान को वो प्रोजेक्ट करते थे और उसको पैम्पर करते थे। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, हम किसी जाति के नाम पे नहीं बनाएंगे रेजिमेंट। उन्होंने गांधी रेजिमेंट बनाई, नेहरू रेजिमेंट बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, उन्होंने आजाद रेजिमेंट बनाई।
तो हमारे जो देश के करेक्टर में है ना, जो जॉन एफ कैनेडी कहता है कि आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क यू कैन डू फॉर द नेशन। ये हमारे कुछ रिलीजन में भी, मैंने जैसे आपको बताया कि मंदिर जाएंगे। अब आर्य समाज डिफरेंट है। आर्य समाज में आप जब हवन करते हैं तो आप पूरे विश्व के कल्याण की बात मांगते हैं उसके बाद, हवन के बाद, और ये कहते हैं सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु सुखनी, मतलब सभी सुखी हों, सब निरोग हों, आप पूरे समाज के लिए मांगते हैं। और जब आर्य समाज का कल्चर आया, आप देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करता हूं मैं, तो कौन पैदा होता है? राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होते हैं, भगत सिंह पैदा होता है, लाला लाजपत राय आते हैं, भाई परमानंद आते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा होते हैं। जो 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 क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया खास तौर पे जो चला है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आर्य समाजियों का रहा, क्योंकि वहां पे एक कल्चर है। जब आजाद हिंद फौज बनी दिनेश जी, तो ये जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर थे, तो वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ज्वाइन किए थे। तो नेताजी ने कहा आपको देखो मिलिट्री प्रशिक्षण की तो कोई जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी वेल ट्रेंड, लेकिन आपको मॉरल प्रशिक्षण जरूर दिया जाएगा। और 3 महीने तक आजाद हिंद फौज के वो लोग जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से उसमें शिफ्ट हुए थे, उनको 3 महीने की मॉरल ट्रेनिंग दी गई। तो हमारे देश में जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, ये इसकी कमी है। जापान का आदमी, उसको कहा जाए ना कि भाई ये खंदक पार करनी है और पुल नहीं बना सकते, कुछ आदमियों को लेटना पड़ेगा, तो वहां लॉटरी डालनी पड़ती है, सब कहते हैं मेरे को लिटाओ, मैं मरने को तैयार हूं। ये चीज सेंस ऑफ सेक्रीफाइस नहीं है। नेताजी ने जो 3 शब्द दिए ना, एकता, विश्वास, बलिदान, बड़े सोच के दिए। यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस, इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी, क्योंकि इसकी कमी थी हमारे देश में। तो यही फिर जब आपको मीडिया हाउस होगा, कोई दवाइयों में मिलावट कर रहा है, कोई दूध में मिलावट कर रहा है, मतलब हमारा नेशनल करेक्टर ही, हमें अपना पैसा कमाना है, लोग चाहे मरे। कोरोना में लोगों ने नकली दवाइयां बेच दी, क्या बात करेंगे आप? तो हम सिर्फ इन उद्योगपतियों को और किसको क्या करें? सब जिसका जहां मौका लग रहा है, सबका मतलब 90%, 100% कभी नहीं, ऐसे ही हैं जी।